हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोयराग। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। वो कहते हैं ना कि प्यार करने वाले कभी मरते नहीं और जो मरते हैं वो प्यार करते नहीं। जी हाँ, गाना थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन हमारी आज की कहानी का जो बेस है वो यही एक लाइन है। प्यार एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को एक ऐसी पावर से बांध देता है कि उन्हें उस इंसान के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं लाइफ टाइम तक साथ रहने के। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के साथ भी बाद भी और मरने से पहले दोनों ही टाइम पर वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज वाकई में सच साबित हो जाती है। हमारा समाज के लोग किसी न किसी बेसिस पर इन दो प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश करते हैं और कई बार वो उसके अंदर सफल भी हो जाते हैं, चाहे वो उनको समझा कर हो, चाहे उनको मार कर हो। लेकिन कुछ लोग अपने प्यार के लिए इतने प्रतिबद्ध होते हैं कि वो मरने के बाद भी वापस आते हैं और उसके बाद उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारे आज के इंसिडेंट के अंदर, जो हमारे साथ शेयर किया है कनक ने, जो कि मुंबई में रहती हैं और वहां पर एक लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब करती है। कनक का पूरा परिवार साइंस बैकग्राउंड से, उसके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, उसका भाई इंजीनियर है और कनक पैरानॉर्मल के अंदर 0% विश्वास रखती है। उसके हिसाब से ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। छोटे बच्चों को डराने के लिए कहानियां बनाई जाती है, लेकिन उसका सामना हुआ एक ऐसी सच्चाई से जिसने उसकी सोच बदल के रख दी। जब वो पहुंची अपने दादा दादी के घर, जो कि सीकर का एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा विलेज है, उस विलेज का नाम है भूमा। तो अगर तुमने भूमा नहीं घूमा तो फिर क्या घूमा। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी भी इच्छा होगी कि आप भी इस भूमा विलेज के अंदर घूम कर आए और इस चीज को एक्सपीरियंस करके आए। चलिए कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास वैसे कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इन दी गई आईडीज पर, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी स्टोरीज को वॉइस नोट में या फिर रिटर्न फॉर्म के अंदर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे और आपके बीच के प्यार को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर दी मेंबरशिप, जिनकी सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर आपको मिलने वाले एक्सक्लूसिव मेंबरशिप पर्क्स, लाइक आपको मिलेंगे स्पेशल बैजेस, मेंबर्स ओनली लाइव चैट्स और हमारे होंगे मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस, जिनमें हम और आप इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, आपके जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। इट वुड बी लाइक आस्क मी एनीथिंग सेशंस, बट ओनली एंड ओनली फॉर मेंबर्स। सो डोंट वेट, अभी ज्वाइन करें हमारी चैनल मेंबरशिप्स। तो कनक, जो मुंबई की लाइफ स्टाइल सभी जानते हैं, बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है और उसी के साथ साथ एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जब आप काम कर रहे होते तो टाइम की एक लिमिट नहीं होती। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे तक आपको काम करना होता है। तो बहुत लंबे टाइम से कनक ये सोच रही थी कि वो अपने दादा दादी के घर पे जाएगी रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और फिर प्रोफेशनल लाइफ की जॉब के बाद पिछले 10-12 सालों से अपने गांव पहुंच ही नहीं पाई। तो इस बार जब उसने छुट्टी लेने का मन बनाया तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो शहर की चिल पौ से दूर सीधा जाकर गांव के अंदर रिलैक्स करेगी, अपने दादा दादी से भी मिलेगी और उसी के साथ साथ अपनी बचपन की यादों को ताजा करेगी, क्योंकि बचपन में वो हर साल अपनी दादा दादी के गाँव भूमा जाया करती थी। कनक गाँव पहुंचते, क्योंकि बहुत सालों बाद वो गाँव पहुंची थी, तो गांव के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। वो टहल घूमकर पूरे गांव को अच्छे से देख रही थी। उसके जो पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त, जो छोटे छोटे दोस्त हुआ करते थे, उनसे वो घर घर जाके मिल रही थी और सब बचपन के दोस्त आपस मिलकर बहुत खुश थे। 3-4 दिन उसके उसी गांव में गुजर चुके थे। एक दिन की बात है, शाम को खाना वगैरह खाकर रात को करीबन 7-7:30 बजे के आसपास वो ऐसे ही घर से बाहर टहलने निकली अपनी दादी को बोलकर कि मैं गांव का चक्कर लगा के आती हूँ। तो उसकी दादी बोलती है कि बेटा हाँ तो घूम तो ले, बट उधर ना खेतों की तरफ मत जाना, क्योंकि रात के टाइम पर वहां पर जंगली जानवर होते हैं तो उनसे बहुत खतरा होता है, इसलिए और तू कहीं पर भी टहल ले पर उन खेतों की तरफ मत जाना। उसने बोला हाँ दादी मैं ध्यान रखूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी एक बहुत फास्ट फ्रेंड थी गाँव के अंदर, उसका नाम था रतन। ये और रतन दोनों गाँव में टहल रहे थे। फिर वो जाकर एक जगह पर बैठ गए और जाने कहां से इन दोनों के बीच में भूत प्रेत और आत्माओं की बातें शुरू हो गई। जैसे ये बातें शुरू हुई तो कनक हंसते हुए रतन से बोलती है कि तू पागल है क्या, ये भूत वूत कुछ भी नहीं होते हैं, दुनिया कहां से कहां निकल गई और तुम लोग अब भी इन बातों को मानते हो। अब ये बात रतन को काफी चुभ गई। रतन भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और वो भी वर्क जॉब किया करती थी। बस फर्क इतना था कि वो मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर नहीं थी, तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। तो गुस्से में आकर वो कनक से बोलती है, अच्छा भूत वूत नहीं होते ना, तो चल ठीक है जा, तू वो खेतों के अंदर जाके दिखा, फिर मैं तेरे को मान जाऊंगी कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते। तो कनक बोलती है कि नहीं, मुझे दादी ने मना किया है कि उस खेत के अंदर जंगली जानवर हैं, अगर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो। रतन बोलती है हंसते हुए, बस अरे पागल, तेरी दादी ने तुझे झूठ बोला है। उस खेत में, इस पूरे गांव में कोई जंगली जानवर नहीं है, उस खेत के अंदर जंगली जानवर कहां से आएंगे। तेरी दादी भी इस बात को जानती है कि वहां पर कुछ है,
क्योंकि तू शहर से आई है तो इन बातों पे विश्वास नहीं करेगी, इसलिए तेरी दादी ने तुझसे ये कहा कि उस खेत के अंदर जानवर है तो वहां पर मत जाना। जैसे रतन ने बोला, कनक बोलती तू क्या बकवास कर रही है, अगर उन खेतों के अंदर जानवर नहीं है तो फिर कौन रहता है? तो रतन थोड़े सीरियस टोन में बोलती है, उन खेतों के अंदर वो दो प्रेमी रहते हैं और वो दोनों कई सालों से वहीं पे रह रहे हैं। कई गांव वालों ने उनको उस खेत के अंदर देखा है। कनक को ये बात अजीब लगी, उसने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, चल मैं तुझे खेतों के अंदर जाके दिखाती हूँ। और वो खेत में जाने के लिए खड़ी हुई। जैसे ही वो खड़ी हुई, रतन उसको रोकते बोला, नहीं 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 सुन, आज नहीं, कल पूर्णिमा की रात है, कल चलते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि पूर्णिमा की रात को जरूर 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 दिखाई देते हैं और मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि ये सब लोग, ये वाकई में सच है या फिर गांव वालों ने खबर उड़ाई हुई है कि रात को खेतों के अंदर कोई गलत काम ना करे। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे साथ इस खेत में जाने को तैयार हो। तू तैयार हो गई है तो हम दोनों साथ में ही चलेंगे। तो दोनों ने डिसाइड किया कि कल रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही दोनों मिलकर खेतों में जाएंगी और ये चेक करेंगी कि वाकई में सच है या फिर गांव वाले किसी चीज से डर रहे हैं। इन्होंने ये भी ध्यान रखा कि किसी को भी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी को पता लग गया तो हम वहां जा भी नहीं पाएंगे और डांट पड़ेगी जो अलग है। तो उन्होंने बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया। रात को जब सब लोग सो गए, जैसे कि आप जानते हैं गाँव के अंदर लोग जनरली जल्दी ही सो जाते हैं, तो चुपचाप से कनक अपने घर से बाहर निकलती है। जो टाइम उन्होंने फिक्स किया था सेम उसी टाइम पर रतन भी कनक के घर के पास में जाती है और ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। तो जो खेत थे उनमें जाने का एक सीधा रास्ता था जिससे पगडंडी बनी हुई थी, लेकिन इन्होंने उसको चूज नहीं किया क्योंकि इन्हें कोई भी देख सकता था, वो बिल्कुल प्लेन रास्ता था। इन्होंने दूसरा रास्ता चूज किया, उसी के जस्ट पास में बाजरे के खेत थे। उन बाजरे के खेतों में से इन दोनों ने घुसकर उस खेत की तरफ जाना शुरू किया। चांदनी रात थी, सब कुछ दिख रहा था इन लोगों को जितना इनका विजन में आ रहा था, लेकिन कोई इनको नहीं देख सकता था। चुपचाप चुपचाप धीरे धीरे उस खेत की तरफ बढ़ रहे थे और नीचे सूखे पत्तों पर चलने की इनको आवाज आ रही थी। चलते चलते अचानक से कनक को लगता है कि कोई उसके पीछे है या उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे घूम के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो उसे लगा कि उसको रतन ने जो बात बताई उसकी वजह से उसके दिमाग में चीजें घूम रही है और वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। करीबन 15-20 मिनट चलने के बाद ये लोग उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच चुके थे जिसके बारे में ये सब लोग कहा करते थे, जहां पर एक पेड़ था और पूरा प्लेन जमीन थी। दोनों वहां जाकर बैठ गए छुपकर, वही एक बाजरे के जो खेत था उसके साथ ओट लेकर ही बैठ गई और बैठकर दोनों के दोनों बात करने लगे। सबसे पहले तो मैं इन दोनों की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि ये पता होते हुए भी रात को करीबन 12 बजे के टाइम के आसपास, मतलब 12 क्रॉस कर चुके थे इन लोगों को निकलते निकलते, आई थिंक मेरे हिसाब से घर से निकलते 11:45 के आसपास का टाइम था और 12:10 12:15 के आसपास ये लोग वहां पहुंचे और वहां बैठकर ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। 1 घंटे तक ये चारों तरफ देखते रहे, कोई दिखेगा, लेकिन कोई नहीं आया। कनक ने अपनी घड़ी देखी और रतन से बोली, सुन, रात के 1:20 हो गए, कहाँ है तेरे भूत? कोई भूत वूत नहीं बहन, यहाँ पर लोगों ने फालतू बातें बनाई हुई है। इतना बोलते ही एक बहुत भारी हवा का झोंका कनक और रतन पे टकराया। दोनों हिल गई बुरी तरह से और हिलते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनको ऐसा लगा कि वाकई में कोई चीज आके उनसे टकराई है। थोड़ी देर उन्होंने एक दूसरे को देखा और उसके बाद चारों तरफ देखा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो चुपचाप थोड़ा सा उन पेड़ों की ओट के अंदर जाके छिप गई और 10-15 मिनट तक चारों तरफ देखती रही। जब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी खड़ी होकर कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इस टाइम पर उन दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ थे। रतन सामने खड़ी थी, कनक उसको ऐसे देख रही थी और जस्ट वो खड़े होकर उनकी नजरें मिली थी कि तभी रतन की नजर से पीछे पड़ी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कनक ने उसको देखा और उसको लगा, सुन क्या हो गया तुझे? और बस वो कुछ नहीं, वो एक ही तरफ देख के उसने आंखें से उसने कुछ बहुत अजीब चीज देख लियो। कनक भी उसकी नजर की तरफ मुड़ी और फिर जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो कहती है कि शायद कोई इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन उसने अपनी आंखों से इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। सामने से 2 वाइट कलर की शैडोज चलती जा रही हैं जो कि ह्यूमन फिगर्स, और साफ साफ उनको देख के पता लग रहा है कि उनमें से एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और जैसे मान लो आप टहलते हो ना, ऐसे वो उस खेत के अंदर टहल रहे हैं और टहलते टहलते वो इन दोनों के पास में आए। कनक और रतन दोनों की हालत टाइट हो चुकी है, अब उनका क्या होगा, लेकिन उनकी आंखों के सामने वो दोनों के दोनों उनकी बॉडी के बीच में से क्रॉस करके आगे निकल गए। इन दोनों को भरोसा नहीं हुआ कि उन्होंने जो देखा वो सही था या नहीं, इसलिए वापस से पीछे घूमे और पीछे घूम के देखा तो सब कुछ असली था। अभी भी वो दोनों हाथ पकड़कर टहलते हुए जा रहे थे। उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या देख लिया। तभी रतन ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो एग्जैक्ट 1:45 हो चुके थे। उसने कनक को भी टाइम दिखाया।
या मैं आपको बता दूं कि इस गांव के अंदर जो कहानी थी वो यही थी कि रात को करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में ही लोगों को ये आत्मा दिखाई देती है। इसका क्या राज है ये आपको आगे चलने पर पता लगेगा, लेकिन ये देखने के बाद अब इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही। ये चुपचाप से अपने घर की तरफ घूमी और फटाफट फटाफट अपने घर की तरफ चलने लगी। पूरे रास्ते इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि जो ये देख कर आ रहे थे, जो विटनेस कर कर आ रहे थे, वो एक ह्यूमन माइंड के लिए डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। घर पहुंचने के बाद रतन की अपने घर अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। इन दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों कनक के घर पे रुक जाएंगे, क्योंकि उसका घर पहले आता था। सुबह हुई, कनक उठी तो उसको हाई फीवर था। उसकी दादी ने उसको आके चेक किया तो बहुत ही उसको फीवर था, लेकिन उसकी दादी को एक बात समझ में नहीं आई कि रात को ये कनक सोई तो अकेली थी, ये रतन कहाँ से आ गई। उन्होंने उस वक्त इन दोनों को कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने दोनों को उठाया। रतन उठते ही अपने घर चली गई। डॉक्टर से दवाई लेकर कनक को इन्होंने दवाई वगैरह दी। दवाई वगैरह लेने के बाद जब उसका फीवर हल्का हुआ तो उसकी दादी उसके पास आकर बैठती है और बोलती है कि जो जो कल रात को हुआ सच सच बताओ। पहले तो कनक ने इनकार कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि अगर बाद में कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो उसने अपनी दादी को सारी बात सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर उसकी दादी ने बहुत गुस्सा किया और उससे कहा कि मैंने तुझे पहले समझाया था वहां पे नहीं जाना है, मुझे पता है कि तू भूत प्रेतों विश्वास नहीं करती है, इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि वहां पर जंगली जानवर है, वहां पर तू मत जाना, लेकिन फिर भी तो चली गई। तुम लोग इन सबको अंधविश्वास बोलते हो, लेकिन अब तो बुद्धि खुल गई ना तुम्हारी। ये सब बोलते हुए वो कनक के रूम से बाहर निकली और पहुंची सीधी रतन के घर। वहां पहुंचकर उसके घर वालों को बताया तो वहां जाकर देखा तो रतन की तबीयत भी खराब थी, उसको भी फीवर आ चुका था और वो लगातार उल्टियां कर रही थी। दोनों को लेकर गांव के मंदिर पे जाया गया। वहां पे जो पुजारी जी थे उनको सब कुछ बताया गया। उन्होंने उनको देखा, चेक किया और बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो इनका कोई नुकसान नहीं किया है। वो तो इन दोनों ने जो देख लिया उसकी वजह से दोनों बहुत बुरी तरह डर गए हैं, लेकिन फिर भी मैं माता रानी की विभूति जो है वो इनके लगा रहा हूँ, दोनों बच्चे ठीक हो जाएगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कुछ विभूति दी, उनके सर पे भी लगाई, उनको खिलाई भी, और करीबन 10 मिनट के बाद उन्होंने उनको वापस से घर भेज दिया। 1-2 दिन के अंदर ही दोनों बिल्कुल ठीक हो गई। जब ये बिल्कुल ठीक हो गई तब दोनों की फ्रेंड्स तो थी, मिली वापस से। अब दोनों में बातचीत हुई कि यार देख, मैंने तेरे से कहा था ना। कनक बोलती हाँ यार, मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ऐसा हो सकता है। बहुत देर उन्होंने बात की और बात करने के बाद इन्होंने लास्ट इनके दिमाग में क्वेश्चन रह गया, वो ये था कि यार हमें वो दोनों दिखे, लेकिन उन दोनों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा क्यों हो सकता है, और वो आखिर वहां पर भटक क्यों रहे हैं। तुझे तो पता होगा। रतन बोलती नहीं यार, मुझे सिर्फ इतना पता है, लोग बोलते हैं कि ऐसा यहाँ पर होता है, मैंने तो अपनी आंखों से देख भी लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कौन है, ये दोनों क्या है और यहाँ पर कैसे है। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो इनकी दादी से ही चल के बात करेंगे। दोनों अपनी दादी के पास पहुंचते हैं। दादी के पास पहुंचने के बाद ये अपनी दादी से बोलती है कि दादी हमें बताओ कि वो दोनों कौन थे और उन्होंने हमको कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। बहुत देर मनाने के बाद दादी ने बोला कि ठीक है चलो मैं तुमको बताती हूँ। तुम दोनों ने उस रात जिनको देखा वो दोनों प्रेमी थे, बबीता और जेठालाल। जी हाँ, नाम मैंने आपके लिए बदल दिए हैं। तो बबीता और जेठालाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो इस गांव में हमेशा के लिए बस गए हैं और उस खेत के अंदर उनका डेरा है। वो उसी खेत के अंदर क्यों रहते हैं उसके पीछे की भी कहानी है। तो बोलती दादी हमें बताओ ना कि क्या कहानी है। तो बताना शुरू करती है कि बबीता इस गांव के एक जमींदार की बेटी थी जो कि कास्ट से राजपूत थे। बबीता बहुत सुंदर थी, पूरे गांव में उसके चर्चे थे और उसमें लड़कियों वाली शर्म और शांति नहीं थी। वो बिल्कुल बेबाक थी और मुंह के ऊपर कुछ भी बोल दिया करती थी। उनकी बात सुनकर इन दोनों को एक्साइटमेंट आ गई और पूछते अच्छा फिर जेठालाल। तो उनकी दादी बताती है कि जेठालाल जो था वो एक नॉर्मल लड़का था, वो बबीता के घर पे ही काम किया करता था। जेठालाल के जो पिताजी थे वो इनके खेतों के अंदर मतलब इनके खेत संभाला करते थे और जेठालाल उस घर के अंदर छोटे मोटे काम कर दिया करता था। लेकिन जेठालाल एक बहुत ही सुंदर नौजवान था, पूरे गांव में उसके जैसी सुंदरता भी किसी के पास नहीं थी। और ये दोनों जब साथ खड़े हुआ करते थे तो बहुत ही सुंदर लगा करते थे, जैसे भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। इसी के साथ साथ जो जेठालाल था वो पढ़ने में भी बहुत अव्वल था और कई बार बबीता की मम्मी जेठालाल को बोल दिया करती थी कि वो बबीता को पढ़ा दिया करे। अब पढ़ते पढ़ाते इनकी इक्वेशन कब सेट हो गई किसी को पता ही नहीं चला और इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता गया और दोनों दूसरे के प्यार में खो गए। अब क्योंकि घर पर ये खुलकर बातचीत नहीं कर पाते थे तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो रात के टाइम पर उस खेत पर मिला करेंगे। तो देखो एक गाना यहाँ पर गलत हो गया है कि मैंने खेतों पे बुलाया वो तो आई नहीं,
वो आई और ये पूरी पूरी रात खेत पर बैठा करते थे, एक दूसरे से बहुत बातचीत किया करते थे और सुबह होने से पहले दोनों के दोनों अपने अपने घर चले जाया करते थे। लेकिन इश्क छुपाए नहीं छुपता। गांव के कई लोगों की इन पर नजर थी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था, उनको देखते लगता था कि दोनों की जोड़ी बन सकती है। और उसी के साथ साथ क्योंकि बबीता बहुत सुंदर थी तो गांव के और लड़कों की भी उसके ऊपर नजर थी। इन्हीं में से कुछ थे बबीता के भाई के दोस्त, और धीरे धीरे इनके हाव भाव रंग ढंग देखकर उन लोगों ने इनके ऊपर नजर रखना शुरू किया। और कुछ ही दिनों में ये लोग कंफर्म हो गए कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और रात के टाइम पर ये बाजरे के खेतों में जाकर मिलते हैं। जैसे उन्हें बात कंफर्म हुई, वो बबीता के भाई के पास जाकर उसको सारी बात बता देते हैं और रात के टाइम का ये प्लान बनाते हैं। तो जब बबीता और जेठालाल दोनों वहां बाजरे के खेत में पहुंचकर बैठकर बात कर रहे थे, अचानक से वो लड़के उसके भाई मयंक और उसके पापा दोनों को लेकर वहां पर उनके सामने पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही वो उसको जेठालाल को पकड़ के मारना पीटना शुरू करते हैं और थोड़ी उसको पीटने उसके पापा उसको रोकते हैं, रुक जा छोरा। फिर उसके बाद वो जेठालाल के पास जाके बोलते हैं कि देख छोरा, थारो बाप मारे अठे ना घना साला से काम कर रहे हो और वो हमारो बहुत वफादार छे। अगर तू राजा राम को छोरो कोन होतो तो मैं तने अठे गाड़ देतो, पर तू ध्यान राखजे, आखिरी बार तने छोड़ रही छू, मारी छोरी से दूर हो जा। पढ़ाई में तू बढ़िया छे, पढ़ाई कर। आज के पाछे तू कदे भी मारी छोरी के आसपास दिख्यो तो ध्यान राखजे, तन्ने मैं ई खेत के अंदर गाड़ दूं। और मिलनो तो छोड़, थारी जबान पर इको नाम आया ना दोबारा तो तने गांव में रहबा कौन दूंगा, समझ गो। इतना कहकर वो बबीता को पकड़ के अपने घर पे ले जाते हैं। घर पहुंचते ही बबीता की मम्मी उसको पकड़ के पीटना शुरू करती, नरक जली करम जली, तेरे को नौकरी मिला था चक्कर चलाने के लिए, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी। और इतना कहकर वो बबीता को कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो जो बबीता के फादर थे उन्होंने जेठालाल को कहा कि आज के बाद दोबारा तुझे इससे मिलने की जरूरत नहीं, तू मेरे वफादार नौकर का बेटा है, सिर्फ इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। इस इंसिडेंट के बाद पूरा परिवार डिसाइड करता है कि बबीता की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए और उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। जी आप समझ गए होंगे, अय्यर, जो कि इसी के भाई मयंक का दोस्त था और उसकी बहुत टाइम से बबीता के ऊपर नजर थी। वो ये चाहता था कि बबीता उसकी हो जाए। बड़ा दिल फेंक लड़का था और आज उसका सपना पूरा हो रहा था। एक्चुअली अय्यर ही वो इंसान था जिसने उसके भाई को बबीता और जेठालाल के बारे में बताया था। किसी तरह से बबीता और जेठालाल दोनों मिले और उन दोनों ने डिसाइड किया कि जेठालाल बहुत अच्छे से जानता था कि वो उसके पापा से बात करेगा तो भी वो मानेंगे नहीं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो उस गांव को छोड़कर, जगह को छोड़कर ही भाग जाएंगे। और अगली रात इन्होंने पूरा प्लान बनाया, लेकिन पता नहीं कैसे बबीता के भाई मयंक को ये बात पता लग गई और उन्होंने ये सब कुछ होने दिया। ये दोनों घर से भागे, ये लोग उनका पीछा कर रहे थे। मयंक, उसका चाचा और उसके दो दोस्त, इन चारों ने मिलकर जब ये लोग वहां से भाग रहे थे, क्योंकि इनका प्लान था कि वहीं बाजरे के खेत में मिलेंगे, तो ये लोग पहले से ही वहां पे जाकर छुपकर बैठ गए थे। और जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने बाहर निकलकर इन दोनों को पकड़ लिया। इनको पकड़ने के बाद सीधा मयंक जो है वो जेठालाल के पास आता है, गिरबान पकड़ बोलता है, क्यों रे जेठा, पापा ने तेरी जान बख्श दी, तब भी तेरे को अक्ल नहीं आई, साले अपने मालिक की बेटी से शादी करेगा, औकात भूल गया तू अपनी। देखते ही बबीता रोते हुए अपने भाई से बोलती कि भैया हम दोनों को छोड़ दो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, आप लोग किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इधर से उसको खींच के 2 थप्पड़ मारता मयंक और बोलता है, पता तो तुम्हारा अब भी किसी को नहीं चलेगा, पहले मैं इस जेठा से निपट लूं फिर तेरा हिसाब करूंगा बहना। ये चारों लोग मिलकर जेठालाल को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करते हैं और हद तो तब हो जाती है जब इनके चाचा पेट्रोल की बोतल निकाल के उसके ऊपर डालते हैं और उसको आग के हवाले कर देते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान जिनका दोस्त था विनय, उसने बबीता को पकड़ा हुआ था और जैसे ही उसको आग लगी वो बुरी तरह से घबरा गई और उसको अपने आंखों सामने जलता हुआ देख रही थी। उसने जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर वो सीधी गई और उसने भी जाकर जेठालाल को पकड़ लिया और दोनों के दोनों एक साथ जलने लगे। ये चारों लोग नशे में थे और दोनों को जलते हुए देख रहे थे। इन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि इन दोनों को बचाया जाए, क्योंकि वो चाहते ही ये थे, क्योंकि उनकी बहन उनके हिसाब से उनके लिए कलंक बन चुकी थी और उस लड़के को तो ये सबक सिखाना ही चाहते थे। जब तक वो मर नहीं गए वो लोग वहीं पर खड़े रहे। क्योंकि इनके परिवार का दबदबा बहुत था तो इस पूरी बात को दबा दिया गया। पुलिस केस वेस कुछ भी नहीं हुआ और जैसे ये खबर फैली, पता लगा लोगों को, जो जेठालाल का परिवार था वो गांव छोड़कर भाग गया। उस दिन के बाद से वो आत्मा ने गांव वालों को परेशान कर दिया। जो भी रात के टाइम पर खेत में जाता वो उन्हें दिखाई देते और कई गांव वाले खेतों के अंदर
घायल अवस्था में मिले। इसलिए रात के टाइम पर गांव वालों ने खेत में जाना ही बंद कर दिया और ये सब कुछ तब तक नहीं रुका जब तक उन दोनों ने अपना बदला नहीं ले लिया। कनक इस बात को सुनकर बोलती, बदला? कैसा बदला? आत्मा कैसे बदला ले सकती? तो इनकी दादी ने बताया कि जिस टाइम इनकी मौत हुई उस टाइम पर टोटल 5 लोग थे। इसका भाई, उसका चाचा, इसका मंगेतर अय्यर और इसके 2 दोस्त। सबसे पहले इन्होंने उन 2 दोस्तों को मारा, एक विनय और एक और दूसरा दोस्त था। ये रात को खेतों पर काम कर रहे थे और पता नहीं कहां से आग लगी और उस आग में जलकर इन दोनों दोस्तों की मौत हो गई। ये मौतें देखने के बाद सब लोग समझ गए थे कि ये किसने किया है। गांव वालों को ये पता लग गया था कि वो अब उन लोगों को शिकार बनाए जो उनकी मौत के जिम्मेदार थे। शाम को 6 बजे के बाद गांव वालों ने घर से निकलना बंद कर दिया, लेकिन वो दोनों कहां रुकने वाले थे? उन दोनों के अंदर भी बदले की आग थी। एक दिन अय्यर और उसका एक दोस्त दोनों किसी काम से आ रहे थे। शाम का टाइम हो चुका था। तभी अय्यर को रास्ते पे, दोनों बाइक के ऊपर थे, एक लड़की ऐसे इशारा करते देखा। उसने दोस्त बोला, देख वहां पे एक लड़की है। तो बोला, चलना यार, इस टाइम पर यहाँ कौन लड़की? बोला, नहीं देख वो एक लड़की है। तो उन दोनों को ही वहां पर एक लड़की दिखाई दी जो उनको रुकने का इशारा कर रही थी। जैसे उसके थोड़ा क्लोज पहुंचे, वो लड़की चुपचाप सड़क से उतरकर खेतों के अंदर चली गई। तो विनय ने अपने दोस्त को कहा, चल अंदर चलते, देख यहाँ लड़की है। बोलता है, पागल हो गया कि रात के टाइम पे यहाँ कौन सी लड़की है? तो चलना। तो वो दोस्त बोलता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो विनय उसको पीछे छोड़कर वो वहां पर उस खेतों तरफ जाने लगता है। तो वो दोस्त जो था वो अकेला था और उसका दोस्त भी चला गया। तो बोलता, रुक मैं भी आ रहा हूँ। तो दोनों वहां पर पहुंचते हैं। करीबन उनसे 400 मीटर दूर लड़की आगे आगे चली जा रही थी और ये दोनों उसके पीछे पीछे जा रहे थे। चलते चलते इन्हें पता नहीं चला कब वो उसी बाजरे के खेत में पहुंच गए जहां पर इन दोनों की मौत हुई थी। वहां जाकर वो लड़की रुक गई। जैसे वो लड़की रुकी, अय्यर उसको देख के बोलता, हाँ भाई क्या चाहता है? और जैसे वो इतना बोलता, वो लड़की पीछे घूमती है। वो लड़की कोई और नहीं, बबीता थी। उसको देखते दोनों बहुत तेज चीखते हैं और उसके बाद दोनों भागना शुरू करते हैं। जो पीछे वाला दोस्त था वो तो बहुत तेज भाग के खेत से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो अय्यर था वो भाग नहीं पाता। वो लड़का जाकर पूरे गांव के अंदर सबको ये बात बताता है। सारे गांव वाले वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि खेत के बीच में अय्यर की लाश पड़ी हुई है। किसी ने उसकी गर्दन को तोड़ दिया था। 3 लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया था। गांव वालों को समझते हुए देर नहीं लगी कि किसका काम है और अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, उसका भाई और उसका चाचा। पूरे गांव वाले समझ चुके थे कि अब इनकी भी शामत आ चुकी है। तो गांव में खबर फैली। इन दोनों को बचाने के लिए कहा गया कि भाई तुम लोग ने गांव छोड़कर चले जाओ और हम लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करवाते हैं, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है तुम लोग दोबारा गांव के अंदर मत आना। बिल्कुल ऐसा ही किया गया। दोनों को गांव से भेज दिया गया और उसके बाद उस खेत के अंदर बहुत सारी पूजा करवाई गई, यज्ञ करवाए गए उन दोनों की मुक्ति के लिए। उन दोनों के जाने के बाद गांव में दोबारा किसी को भी बबीता और जेठालाल दिखाई नहीं दिए। सभी लोगों को ये था कि उन दोनों को मुक्ति मिल चुकी है। करीबन 1 साल गुजर चुका था और एक इंसान ने भी गांव में उन दोनों को नहीं देखा था। जब उन दोनों को ये बात पता लगी कि 1 साल से वो किसी को दिखाई नहीं दिए, अब कब तक वो भी अपने घर से दूर रहेंगे, वापस से वो अपने गांव पहुंचते हैं। लेकिन गांव पहुंचने के बाद भी एहतियातन तौर पर वो 1 महीने तक अपने घर के अंदर ही रहते हैं और ये खोज खबर लेते रहते हैं कि हमारे आने के बाद गांव में कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ है। लेकिन गांव में किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी को दोनों दिखाई नहीं दिए और अब ये दोनों भी निश्चिंत हो चुके थे कि वो दोनों इस गांव से जा चुके हैं और अब वो इस गांव के अंदर सेफ हैं और धीरे धीरे उन्होंने घर से निकलना शुरू किया। तो एक रात की बात है, ये दोनों और इनका एक दोस्त, तीनों एक शराब के ठेके के बाहर बैठे हुए थे। ठेका बंद हो चुका था लेकिन इन तीनों ने बहुत अच्छी खासी शराब पी ली थी और अभी भी इनकी शराब चल ही रही। ये तीनों बैठे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तभी इनका जो दोस्त था उसके शरीर से एकदम से ठंडा सा हवा का झोंका गया और जैसे वो पास हो बिल्कुल सीधा हो गया और जो अभी उसके चाचा और भाई बात कर रहे थे एकदम चाचा उसका स्ट्रेट हो गया। उसके भाई की तरफ देखकर बोलता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? मैं तो तेरी प्यारी बहन थी ना, मुझे ही मार डाला। ये बात सुनते ही उसका जो भाई मयंक था उधर बोलता है, अरे चाचा क्या मजाक कर रहा है, पागल हो गया क्या तू? इतना बोलते ही उसका चाचा जो पास में एक बॉर्डर उसको तोड़ता और सीधा मयंक के गले में घोंप देता है और उसका गला काट देता। वो तीसरा दोस्त बोलता, भाई क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? उसको कुछ मौका ही नहीं मिलता, वो जाकर मयंक को संभालता। तभी वो देखता है कि वो भागता हुआ जा रहा है उसका चाचा और जाकर सीधा एक कुएं के अंदर वो कूद जाता है। उस दोस्त के सामने कुछ ही पलों में 2 मौतें हो गई। वो मयंक को छोड़ के भागा, देखा कुएं में तो वो भी कुएं के अंदर सूखा कुआं था, उसके अंदर जाकर वो भी टूट फूट हो चुका। वो भागता हुआ गांव के अंदर गया, सबको बुला के लेकर आया और जब तक सब आए तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। उन दोनों की हालत देखकर सब समझ चुके थे कि ये किसने किया है। वो दोनों वापस आ गए हैं अपना बदला लेने और आज उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया। इसके बाद पुलिस आई, छानबीन हुई, वो जो दोस्त था उसको भी पकड़ा, उसने जो बताया कहानी सेम थी, विश्वास करने लायक नहीं थी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद गांव के अंदर उन दोनों का आतंक खत्म हो गया
उसके बाद सब लोग शांति से रहने लगे। लेकिन कई बार रात के टाइम जब गांव वाले खेत पर काम करने जाते थे तो वो दोनों के दोनों उसी बाजरे के खेत में गांव वालों को दिखाई देते थे, और स्पेशली पूर्णिमा की रात पर, क्योंकि जिस रात वो भाग रहे थे वो भी पूर्णिमा की रात थी और करीबन 1:45 के या 1:30 से 2 के बीच का समय था जब इन दोनों की मौत हुई थी। इसीलिए जनरली वो उसी टाइम पर लोगों को दिखते थे। लेकिन उसके बाद गांव वालों ने उन्होंने किसी भी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन बेटा, आत्मा तो आत्मा होती है, डर तो सबको लगता है। इसलिए गांव वालों ने रात ढलने के बाद वहां पर जाना बंद कर दिया है, और इसीलिए मैंने तुम्हें भी मना किया था। अपनी दादी की ये बात सुनकर उन दोनों को समझ में आ गया था कि उन दोनों को कुछ नहीं हुआ है, उनका सिर्फ उन दोनों के साथ एनकाउंटर हुआ है, और इसीलिए उन दोनों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो शायद उस रास्ते से गुजर रही थे और वो दोनों उसके रास्ते में खड़ी हुई थी, इसलिए वो एनर्जी इनकी बॉडी को पास करके चली गई। और उनका जो प्यार था वो इतना स्ट्रांग था कि उस टाइम पर वो वो इतने मैनिफेस्ट हो रखे हैं, मरते टाइम तक वो साथ थे, इसलिए अब मरने के बाद भी वो हमेशा हमेशा साथ हैं और साथ में घूमते हुए वहां दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक अनोखी बबीता और जेठालाल की कहानी। क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि दो प्यार करने वालों का प्यार इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो नेचर का जो मृत्यु का बंधन है, जो मोक्ष है, उसको भी हरा दे, और अब एटर्निटी के लिए वो दोनों साथ में घूमते रहेंगे? क्या वो साथ में वहां पर खुश हैं या फिर वो मुक्ति चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।